हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत से बिगड़ते संबंधों के बीच भारत से दुश्मनी का बड़ा इंतजाम कर लिया है। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस ने बताएंगे एक बहुत बड़ी प्लानिंग की है। उधर देश से बाहर है हसीना और खालिदा जिया, तो इधर मोहम्मद यूनुस ने कर दिया बड़ा खेला। आप भी जानकर जाएंगे चौंक। भारत के लिए बहुत बड़ी टेंशन की खबर दोस्तों। दूसरी ओर अराकान आर्मी के म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पर कब्जे से तनाव, भारत और चीन की बड़ी टेंशन, क्या बदलेगा दक्षिण एशिया का नक्शा, तो वहीं बताएंगे। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बहुत बड़ी मुठभेड़, जिसमें 18 नक्सली मारे जाने की बड़ी खबर। तो उधर सऊदी प्रिंस ने 10,000 से भी ज्यादा पाकिस्तानियों को डाल दिया जेल में, हुआ बड़ा खुलासा। तो उधर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें अमेरिका का दबदबा 2025 में भी बरकरार है। चाइना और भारत में किसकी क्या है पोजीशन, और पाकिस्तान को इसमें लगा है बड़ा झटका, उसकी क्या पोजीशन है, सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की, जहां देश से बाहर है हसीना और खालिदा जिया, तो उधर मोहम्मद यूनुस ने कर दिया बड़ा खेला। भारत के साथ विरोध की कर दी बड़ी तैयारी। दोस्तों, बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने जो प्रस्ताव दिया है उसके मुताबिक, उसके अनुसार अब बांग्लादेश में सिर्फ 2 अवधियों के लिए प्रधानमंत्रियों को चुना जाएगा, यानी कि शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों अब प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाएंगी, क्योंकि दोनों 2 बार प्रधानमंत्री पद पर चुनी जा चुकी हैं। इसके साथ ही एक राष्ट्रीय संविधान परिषद का गठन किया जाएगा। इस काउंसिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम किया जाएगा और हाई कोर्ट के दायरे को बढ़ाया जाएगा। अगर यह प्रस्ताव लागू हुआ तो बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के खिलाफ नहीं जा पाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी ये खबर है, बहुत बड़ी साजिश रची है मोहम्मद यूनुस ने। बता दें, एक तरफ संविधान सुधार की आड़ में मोहम्मद यूनुस ने अपनी कुर्सी बचा ली है, तो दूसरी ओर कट्टरपंथियों से लगाम हटा दिया, जिसकी वजह से हिंदुओं के बाद अब बौद्ध और ईसाई भी कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। और इन कट्टरपंथियों को बांग्लादेश के अल्पसंख्यक यूनुस की ब्लैक फोर्स कहने लगे हैं। जी हाँ, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने एक तो अपने कार्यकाल को बढ़ाने की बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली है, दूसरी शेख हसीना और खालिदा जिया भी अब अगली प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, जैसा कि इन्होंने मसौदा और प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक अगर ये लागू हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि अभी अंतरिम सरकार होने के बावजूद जब ऐसा हाल है, भारत के साथ संबंध इतने खराब कर लिए हैं मोहम्मद यूनुस ने, जब वो लंबी अवधि के लिए सरकार में आते हैं या फिर प्रधानमंत्री बनते हैं, तब भारत के साथ उसकी क्या स्थिति होगी आप समझ ही सकते हैं। इस मुद्दे पर अब आपकी क्या राय है दोस्तों? लेकिन एक चीज तो है, मानना पड़ेगा मोहम्मद यूनुस को बैठे बैठे काफी दिमाग लगाया है इन्होंने। वहीं आपको बता दें, दूसरी ओर अराकान आर्मी के म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर पर कब्जे से भारी तनाव, भारत और चीन की भी बड़ी टेंशन। बदलेगा क्या दक्षिण एशिया का नक्शा? दरअसल म्यांमार में बीते कुछ महीने में सियासी हालात काफी ज्यादा बदल गए हैं। विद्रोही गुट अराकान आर्मी यानी AA ने सैन्य जुंटा को हराते हुए रखाइन राज्य में पश्चिमी कमान मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। इससे उसका म्यांमार के बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर पर नियंत्रण हो गया है। ये सब ऐसे समय हुआ है जब शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश भी सियासी उथल पुथल से गुजर रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अराकान आर्मी की जुंटा के खिलाफ जीतना सिर्फ म्यांमार बल्कि दक्षिण एशिया के नक्शे को भी बदल सकती है। इसकी वजह यह है कि म्यांमार की उथल पुथल से बांग्लादेश के साथ साथ भारत और चीन भी सीधे तौर पर प्रभावित है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, विद्रोही गुटों ने सबसे पहले 2023 के अंत में चीन सीमा से लगे शान में हमला किया और उत्तरी शान राज्य के बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। अब रखाइन पर विद्रोही गुटों का कब्जा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के साथ 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। चीन और बांग्लादेश के साथ ही भारत से भी म्यांमार की सीमा का बड़ा हिस्सा लगता है। दोस्तों, ऐसे में वाकई में भारत की टेंशन बढ़नी तो लाजमी है ही। तो वहीं आपको बता दें, बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़, 18 नक्सली गए मारे। जी हाँ, गोलीबारी अभी भी जारी। दोस्तों, बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के पुजारी कांकेर व मारूड़ बाका के जंगल में गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच बड़ी मुठभेड़ हुई। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 18 नक्सलियों को मार गिराया है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर 3 जिलों के नक्सलियों के खिलाफ जवान बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। दक्षिण बीजापुर के जंगल में सुबह करीब 9 बजे गोलीबारी शुरू हो गई। अधिकारी ने कहा कि रुक रुक कर गोलीबारी अभी भी जारी है, आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है। बताया जाता है कि नक्सली बड़ी बैठक ले रहे थे। इसमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कैडर के हार्ड
हार्ड कोर नक्सली बैठक में शामिल थे। इनामी नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। पुलिस ने सूचना के आधार पर ये एनकाउंटर किए हैं। घना जंगल होने की वजह से नक्सली भाग नहीं पाए। सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पुलिस फोर्स के वापस लौटने के बाद की पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगा कि कुल कितने नक्सली मारे गए हैं। जवान नक्सलियों के शवों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद इन शवों की शिनाख्ती की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस नक्सल ऑपरेशन में करीब 1000 जवान शामिल है। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानियों की करतूत पर सऊदी प्रिंस MBS आग बबूला 10,000 लोगों को डाला जेल में। शहबाज सरकार ने माना सच। जी हां, पाकिस्तान दावा करता है कि इस्लामिक देशों की अगवा सऊदी अरब के साथ उसके बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अपना भाई तक करार देते हैं। इस बीच शहबाज सरकार ने अब यह स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है कि सऊदी अरब पाकिस्तानियों पर बहुत ही सख्त हो चुका है। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने संसद के अंदर खुलासा किया है कि दुनिया में करीब 20,000 पाकिस्तानी जेल में है, जिसमें से केवल 10,000 तो सिर्फ सऊदी अरब की जेल में बंद है। ये पाकिस्तानी सऊदी अरब में विभिन्न अपराधों में शामिल थे। इसी वजह से सऊदी सरकार ने उन्हें जेल में डाला हुआ है। इशाक डार ने बताया कि 19,997 पाकिस्तानी विदेशी जेल में बंद है। इसमें 10,279 तो केवल सऊदी अरबिया में है। इशाक डार ने बताया कि इन पाकिस्तानियों को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल है। जिन लोगों की सजा पूरी हो जा रही है और उनके ट्रेवल डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए तो उन्हें जारी किया जा रहा है। आप समझ ही सकते हैं दोस्तों कि ये लोग अगर सऊदी अरबिया जैसे जेलों में बंद हैं या दुनिया के किसी भी जेल में बंद तो इन्होंने किस प्रकार के कांड किए होंगे। हालांकि अब भी पाकिस्तान की आंख खुलती नजर नहीं आ रही। उसको आज भी लग रहा होगा कि सऊदी अरबिया उसका बेहतरीन दोस्त है, जबकि सऊदी अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस पर वर्क करता है। चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो, कितना भी घनिष्ठ क्यों ना हो, जुल्म किसी का भी नहीं सहेगा कोई भी देश, खास करके पाकिस्तान तो आतंकियों को लेकर वैसे ही बदनाम है। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट हो गई जारी। अमेरिका का दबदबा 2025 में भी है बरकरार। भारत चीन का भी नंबर, लेकिन पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका। जी हां, ग्लोबल फायर पावर ने साल 2025 की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग जारी कर दी है। इस सूची में कुल 145 देश है। इनमें टॉप 3 यानी सबसे ताकतवर अमेरिका, रशिया और चाइना है। इस लिस्ट में अमेरिका शीर्ष पर है यानी टॉप पर है और सैन्य ताकत रखने में दूसरा नंबर रशिया का है। तीसरा सबसे ताकतवर देश चाइना है। भारत ने भी लिस्ट में टॉप 5 में जगह बना ली है। दोस्तों, भारत का चौथा स्थान है, यानी कि पहले अमेरिका, फिर रशिया, उसके बाद तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर अपना भारत है। जी हाँ, तो वहीं 5वें नंबर पर दक्षिण कोरिया है। बीते साल 2024 में भी यही 5 देश शीर्ष पर थे, यानी पहले 5 पायदान पर कोई फेरबदल नहीं हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। 10 सबसे बड़ी ताकतों की बात अगर करें तो ब्रिटेन 6, फ्रांस 7वें, जापान 8वें, तुर्की 9वें और इटली 10वें नंबर पर है। पाकिस्तान इस साल टॉप 10 से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान का 12वां नंबर है। पिछले साल वैश्विक सैन्य ताकत के मामले में पाकिस्तान 9वें नंबर पर था। इस दफा उसे 3 पायदान का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन की रैंकिंग भी इस साल नीचे आई है। वहीं वेनेजुएला, कजाकिस्तान और जॉर्डन के पावर इंडेक्स में सुधार हुआ है। भूटान इस सूची में सबसे नीचे है, उसे 145वें स्थान पर रखा गया है। दोस्तों, ऐसे में भारत ने अपनी ताकत को बरकरार रखा है, भारत ने पावर को बरकरार रखा हुआ है। लेकिन क्या लगता है दोस्तों आपको, कैसे भारत टॉप पर बन सकता है? अगर आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे 2-4 तो कमेंट में सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिएगा एज ए इंडियन। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के खुर्रम जिले में रॉकेट हमले में 1 सैनिक की मौत, 6 आतंकवादी मारे गए। जी हां, पाकिस्तान के सांप्रदायिक हिंसा से ग्रस्त खुर्रम जिले में गुरुवार को खाद्य और चिकित्सा सामग्री ले जा रहे 35 वाहनों के एक काफिले पर रॉकेटों से किए गए हमले में 1 सैनिक की मौत हो गई, जबकि 6 आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हमले के बाद उपद्रवियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के संघर्षग्रस्त जिले के बागान बाजार क्षेत्र में पराचीनार में राहत सामग्री ले जा रहे कुछ वाहनों को भी जला दिया। नवंबर से अब तक शिया और सुन्नी कबायलियों के बीच सांप्रदायिक झड़पों में कम से कम 130 लोगों की मौत हो चुकी है। क्षेत्र में कई सप्ताह तक उड़ानें अवरुद्ध रहने के कारण खाद्यान्न व दवाओं की कमी की खबरें भी आई हैं। 1 जनवरी को शांति समझौता हुआ था, लेकिन पराचीनार को जोड़ने वाला मार्ग अवरुद्ध रहा। वहीं बता दें, पाकिस्तान एयरलाइन के विज्ञापन में दिखा 9/11 हमले का सीन। घबराकर पीएम शहबाज शरीफ ने दिए जांच के आदेश। जी हां, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने हाल ही में एक विज्ञापन जारी किया जो विवादों में घिर गया। यह विज्ञापन पेरिस के लिए उड़ानें शुरू करने के लिए था, लेकिन इसमें दिखाए गए इमेज की तुलना अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकी हमलों से की गई, जिससे लोग नाराज हो गए। इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अब जांच के आदेश दिए हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक PIA के इस विज्ञापन में एक विमान को एफिल टावर की ओर जाते हुए दिखाया था और साथ ही लिखा था पेरिस
वापस हम आ रहे हैं, वो भी आज। इस इमेज ने 11 सितंबर 2001 के हमलों की याद दिला दी, जब 2 फ्लाइट ने न्यूयॉर्क के ट्विन टावरों पर हमला किया था। इन हमलों के पीछे ओसामा बिन लादेन को जिम्मेदार माना गया था, जिसे बाद में पाकिस्तान के एटाबाद में अमेरिकी सैनिकों ने मार गिराया था। जैसे ही PIA का विज्ञापन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आया तो लोगों ने सोशल मीडिया पर गुस्सा जाहिर किया, जिसके बाद अब घबराकर PM शहबाज शरीफ सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं कि ऐसा विज्ञापन क्यों बनवाया गया। वहीं बता दें, मॉरिटानिया से स्पेन जा रही नाव पलट गई, 40 से अधिक पाकिस्तानियों के डूबने की आशंका, कुल 50 के मरने की शंका। जी हां, पश्चिम अफ्रीका से स्पेन जा रही एक नाव डूबने से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसमें 44 पाकिस्तानी प्रवासी थे। यह नाव 2 जनवरी को रवाना हुई थी और पिछले कई दिनों से लापता थी। बुधवार को इस नाव में सवार 36 लोगों को बचा लिया गया था, हालांकि बाकी प्रवासियों को नहीं बचाया जा सका। ये प्रवासी नाव से अटलांटिक पार करके स्पेन के कैनरी द्वीप तक जाने की कोशिश में थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ये नाव मॉरिटानिया से चली थी। इनमें से 86 प्रवासी सवार थे जो स्पेन पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इनमें पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या 66 से ज्यादा थी। प्रवासी अधिकार समूह वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक नाव डूबने की घटना नाव लापता होने की सूचना मिलने के कई दिनों बाद हुई है। वर्किंग बॉर्डर्स के मुताबिक नाव लापता होने की सूचना तकरीबन 6 दिन पहले मिली थी। तो उधर आपको बता दें, शेख हसीना की कट्टर दुश्मन खालिदा जिया को बांग्लादेश में मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। दोस्तों, बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट ने BNP की नेत्री खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के मामलों से बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद खालिदा जिया का चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। खालिदा जिया को हसीना के शासन के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगा जेल में डाल दिया गया था। हालांकि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के कुछ ही घंटों बाद खालिदा जिया को भी हिरासत से रिहा कर दिया गया था। दोस्तों, ये फैसला हम आपको मोहम्मद यूनुस के द्वारा बनाए गए उस प्रस्ताव से पहले लिया गया है जो अभी हमने आपको बताया। वहीं आपको बता दें, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि, हो गया कंफर्म। जी हां, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण पर 25 जनवरी 2025 को वो भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान प्रबोवो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भी होंगे। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तानी नेवी को मिलने जा रही है खतरनाक चीनी पनडुब्बियां। पाकिस्तानी नौसेना चीफ ने बघारी शेखी, भारत के लिए बढ़ेगा खतरा। क्या वाकई में? बता दें, पाकिस्तान को चीन से जल्दी ही एक खतरनाक पनडुब्बियां मिलने जा रही हैं। पाकिस्तान नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने ग्लोबल टाइम्स को दिए एक खास इंटरव्यू में यह बताया है। उनका कहना है कि चीन पाकिस्तान सहयोग से बनी पनडुब्बियां जल्द ही पाकिस्तानी नौसेना में शामिल हो जाएंगी। अशरफ ने चीन निर्मित जहाजों और पनडुब्बियों की तारीफ करते हुए कह दिया कि उनकी और चीन की नौसेना में सहयोग लगातार मजबूत हो रही है। दोनों देशों की नेवी संयुक्त अभ्यास सी गार्डियन और अमन में भी शामिल हो रही है। वहीं टाइप 054A/P फ्रिगेट में और हैंगोर क्लास पनडुब्बियों पर तेजी से काम हो रहा है और ये जल्दी ही पाकिस्तानी नौसेना का हिस्सा होंगी। पाकिस्तानी नेवी की बढ़ती ताकत भारत के लिए भी चिंता का सबब बन सकती है। ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक चीन में बने चारों टाइप 054A/P फ्रिगेट पाकिस्तानी नौसेना को सौंप दिए गए हैं। वहीं बता दें, इस्लामिक देशों को लुभा रहा सनातन धर्म महाकुंभ को लेकर कट्टर मुस्लिमों में भी भारी उत्साह देखी गई है। जी हां, प्रयागराज महाकुंभ 2025 न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है। खास बात यह है कि इस बार पाकिस्तान, कतर, UAE और बहरीन जैसे इस्लामी बहुल देशों में भी महाकुंभ को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक इन देशों में महाकुंभ से जुड़ी जानकारी खोजने वालों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। महाकुंभ का पवित्र डुबकी लगाने का विचार तीर्थ यात्रा और आत्मा की शुद्धिकरण जैसी परंपराएं मक्का की हज यात्रा की भावना से मेल खाती है। इस सांस्कृतिक समानता ने इस्लामिक देशों के लोगों को महाकुंभ की ओर आकर्षित किया है। जहां महाकुंभ 2025 की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग ने आयोजन को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाया है। रिपोर्ट के मुताबिक 183 देशों और 6206 शहरों से अब तक 3.3 मिलियन यानी 33 लाख विजिटर्स महाकुंभ से जुड़ी जानकारी ले चुके हैं। जी हां, तो उधर आपको बता दें, भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती को लेकर क्या इंडियन आर्मी चीफ की अपील को सुनेगा नेपाल? क्या गोरखाओं को भेजेगा इंडियन टीम में? बता दें, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने नेपाल से गोरखा सैनिकों की भर्ती फिर से शुरू करने की अपील की है। भारतीय सेना में गोरखा भर्ती पिछले 4 वर्षों से रुकी हुई है। पहले कोविड महामारी के दौरान यह भर्ती रुकी, फिर भारत सरकार की अग्निपथ स्कीम पर ऐतराज जताते हुए नेपाल ने गोरखा भर्ती पर रोक लगा दी। भारत और नेपाल के बीच इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। गोरखा भर्ती रोक से दोनों देशों के बीच दशकों पुराने रिश्ते पर भी असर पड़ा है। वहीं 4 साल से ज्यादा समय से नई भर्ती न होने की वजह से भारतीय सेना में नेपाली सैनिकों वाली गोरखा ब्रिगेड का भविष्य भी अनिश्चितता में है। जी हां, ऐसे में जनरल द्विवेदी जी ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप
से नेपाल के सेना प्रमुख से भारतीय सेना में जातीय गोरखा समुदाय की भर्ती फिर से शुरू करने का आग्रह किया है और मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही शुरू किया जाएगा और हमने नेपाल सरकार को अपना प्रस्ताव सौंप दिया है। अब उनके जवाब का हमें इंतजार है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि भर्ती कब तक फिर से शुरू होने की उम्मीद है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडियन आर्मी चीफ की अपील को सुनेगा नेपाल, क्या गोरखाओं को भेजेगा इंडियन आर्मी की टीम में? आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, बोल्सोनारो को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका। कोर्ट ने खारिज किया ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में जाने का अनुरोध। जी हां, ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए अपना पासपोर्ट अस्थायी रूप से बहाल करने की मांग की थी। जस्टिस अलेक्जेंड्रे डी मोराइल ने अपने फैसले में कहा है कि बोल्सोनारो अभी ऐसे किसी भी पद पर नहीं है जिससे वो इस समारोह में ब्राजील का प्रतिनिधित्व कर सकें। जी हां, जस्टिस मोराइल ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ने कोर्ट में यह साबित नहीं किया है कि उन्हें वास्तव में समारोह में जाने के लिए निमंत्रण मिला भी था या नहीं मिला था। तो उधर आपको बता दें, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से 10 घंटे तक अधिकारियों ने की पूछताछ, लेकिन यून ने नहीं दिए एक भी सवालों के जवाब। जी हां, दक्षिण कोरिया के महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक येओल भ्रष्टाचार विरोधी जांचकर्ताओं के सवालों के जवाब नहीं दिए। यून के वकीलों ने गुरुवार को एक बार फिर कहा कि जांच अवैध है, इलीगल है। भ्रष्टाचार जांच कार्यालय के मुख्यालय में अधिकारियों ने यून से 10 घंटे तक पूछताछ की, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वहीं सियोल सेंट्रल जिला न्यायालय में यून की रिहाई याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं बता दें, जेलेंस्की से मिलने पहुंचे ब्रिटिश पीएम स्टॉर्मर, यूक्रेन ब्रिटेन बनाएंगे अगले 100 साल की रणनीति। जी हां, रशिया के साथ युद्ध कर रहे यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन लगातार पहल कर रहा है। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिलने के लिए कीव पहुंच गए हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले स्टॉर्मर कीव में यूक्रेन को एक सदी तक सुरक्षा की गारंटी देने का वादा लेकर आए हैं। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यूक्रेन में स्टारमर और जेलेंस्की 100 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर करेंगे। इसमें रक्षा, विज्ञान, ऊर्जा और व्यापार समेत तमाम मुद्दे शामिल है। वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी से पहले भारत को बाइडेन ने जो तोहफा दिया है, क्या उससे वाकई में भारत को फायदा होगा? परमाणु प्रतिबंध हटने से क्या भारत को फायदा होगा या नहीं? आपको बता दें, अमेरिका द्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क सहित 3 भारतीय परमाणु संस्थाओं से शीत युद्ध काल के प्रतिबंध हटाए जाने का स्वागत करते हुए विशेषज्ञों ने गुरुवार को कहा कि इससे महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और देश को नई प्रौद्योगिकियों तक पहुंच मिलेगी। हालांकि परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE के पूर्व सचिव अनिल काकोदर ने कहा कि किसी को भी घटनाक्रम से बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये केवल समय ही बताएगा कि प्रतिबंध हटने से भारतीय परमाणु ऊर्जा क्षेत्र और अनुसंधान को कितना लाभ होगा। परमाणु क्षेत्र में अपने दशकों लंबे करियर के दौरान बार्क निदेशक, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और DAE सचिव के रूप में कार्य कर चुके काकोदर ने कह दिया है कि प्रतिबंधों को हटाने का काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तो वहीं आपको बता दें, इमरान खान की ललकार, कहा मैं नवाज शरीफ नहीं हूं, सेना से नहीं करूंगा कोई भी समझौता। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री व पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर तंज कसते हुए कहा है कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूं कि जेल से बाहर आने के लिए सेना के साथ समझौता कर लूंगा। दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी PML के नेता शरीफ ने 2 बार पाकिस्तानी सेना से सौदा करके देश छोड़ दिया था। इमरान खान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूं जो भ्रष्टाचार से कमाए गए अपने अरबों डॉलर बचाना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान में रहा हूं और यहीं मरूंगा। मैं हमेशा अपने देश के लिए खड़ा रहूंगा। वहीं बता दें, अब पाकिस्तान के लोग घर में पाल सकेंगे शेर और चीता, सरकार को देनी होगी बस इतनी सी फीस। जी हां, पाकिस्तान पंजाब प्रांत की सरकार ने जंगली जानवर पालने की कानूनी मान्यता दे दी है। कैबिनेट ने वन जीवन कानून में बदलाव करते हुए बिडाल वंश के 5 बड़े जानवरों को घर में पालने का अब कानूनी तौर पर मान्यता दे दिया है। इनमें शेर, चीता, बाघ, जगुआर और प्यूमा शामिल है। वन्य जीव विभाग अब इन जानवरों को पालने का लाइसेंस देगा, जिसके लिए प्रति जानवर के हिसाब से 50,000 रुपए चुकाने होंगे। ऐसे जानवरों को घर में रखने के लिए कुछ नियम तय कर लिए गए हैं। दोस्तों, इस फैसले पर आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। पाकिस्तानी अब अपने घरों में इन बड़े बड़े जानवरों को पालेगा। तो उधर आपको बता दें, चुनाव से पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए चल दिया बड़ा दाव। जी हां, राजनीति में सही समय पर उठाया गया कदम बहुत मायने रखता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के समर्थन में याचिका दाखिल करके बड़ा दाव खेला है। जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर आमने सामने है, वहीं कांग्रेस ने इस कदम से अपने एजेंडे को साफ किया है। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि 1991 में कांग्रेस सरकार ने यह कानून पास किया था जो देश के सामाजिक सौहार्द और सेकुलर ढांचे की रक्षा करता है। पार्टी का कहना है कि इस कानून में बदलाव से देश की एकता और अखंडता को खतरा हो सकता है। दोस्तों, कांग्रेस के इस कदम से बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर सीधा असर पड़ सकता है। बीते 2 विधानसभा चुनावों में मुस्लिम
मुस्लिम वोटर्स आम आदमी पार्टी के साथ थे, जबकि इससे पहले ये वोटर्स दशकों तक कांग्रेस के साथ रहे। वहीं AIMIM ने भी दंगा आरोपियों को टिकट देकर खुद को मुसलमानों का रहनुमा दिखाने की कोशिश की है। ऐसे में कांग्रेस का ये कदम मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या बयान देती है और क्या एक्शन उठाती है। तो वहीं बता दें, वडनगर में अमित शाह जी का बड़ा बयान। कहा, गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद मोदी ने कभी कोई नकारात्मकता नहीं रखी। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी कोई नकारात्मकता नहीं रखी और अपनी गरीबी को जरूरतमंदों के प्रति करुणा में बदल दिया तथा लोगों के कल्याण के लिए अथक कार्य किए हैं। अमित शाह जी ने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने करोड़ों गरीब लोगों को आवास, शौचालय, पानी, गैस और बिजली कनेक्शन, सस्ती कीमतों पर दवाइयां और मुफ्त राशन जैसी विभिन्न सुविधाएं प्रदान करके उनके जीवन को बदल दिया। गुजरात के दौरे पर आए अमित शाह जी ने मेहसाणा जिले में मोदी के गृहनगर वडनगर में 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए ये बयान दिया है। वाकई में मोदी जी को लेकर दिए गए इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो उधर आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने खगड़िया को दे दी 400 करोड़ की सौगात। कह दिया कि अब यहाँ भी बनेगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरे चरण की प्रगति यात्रा की शुरुआत खगड़िया से किया है। सीएम ने 400 करोड़ की सौगात जिले वासियों को दी। उन्होंने दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महेश खुंट में लगभग 43 करोड़ की लागत से बनकर तैयार पशु आहार कारखाना का उद्घाटन किया। सुधा द्वारा खोले गए इस कारखाने में 300 मीट्रिक टन पशु आहार का उत्पादन प्रतिदिन किया जाएगा। इस पशु कारखाने के खुलने से जिले में रोजगार की संभावना जगी है। तो वहीं वे अलौली प्रखंड में बागमती नदी स्थित गढ़ घाट में 39 करोड़ की लागत से बनने वाली RCC पुल का भी शिलान्यास किया। तो वहीं मुख्यमंत्री शहर में करीब 40 करोड़ की राशि से बनकर तैयार महिला ITI कॉलेज का भी शुभारंभ किया। साथ ही खगड़िया में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने की भी घोषणा कर दी। वहीं बता दें, शंभू बॉर्डर से फिर रवाना होगा किसानों का जत्था। 26 जनवरी से पहले दिल्ली मार्च शुरू करेंगे किसान। जी हां, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने गुरुवार को ऐलान किया है कि 101 किसानों का एक समूह 21 जनवरी को शंभू सीमा बिंदु से दिल्ली की ओर अपना मार्च फिर से शुरू करेगा। उनका लक्ष्य केंद्र सरकार पर दबाव डालना है ताकि सरकार किसानों की मांगों को, खासतौर से फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी को मंजूर करे। इससे पहले 101 किसानों का जत्था पिछले साल दिसंबर में 3 अलग अलग प्रयासों में शंभू सीमा से दिल्ली की ओर पैदल मार्च करने निकला था, लेकिन हरियाणा में सुरक्षा बलों ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। इन कोशिशों के बावजूद किसान अपनी मांगों को लेकर पीछे नहीं हटे थे। तो उधर मोदी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 8वें वेतन आयोग के गठन को मिल गई मंजूरी। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खास तोहफे की घोषणा की है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने की घोषणा बजट 2025 से महज कुछ दिन पहले हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हालांकि कहा है कि इसके कार्यान्वयन की सही तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। कहा गया है कि साल 2026 में इसका गठन किया जा सकता है। जी हाँ, ऐसे में कितना मूल वेतन बढ़ सकता है तो आपको अंदाजा हम बता दें। मान लीजिए अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 पर एडजस्ट किया जाता है तो 18,000 रुपए का मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन संभावित रूप से 51,480 रुपए तक बढ़ सकता है। यहाँ बता दें कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन होल्डर्स के संशोधित मूल वेतन और पेंशन को तय करने में फिटमेंट फैक्टर अहम भूमिका निभाता है। जी हाँ, इसी बीच ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।